आप सबको प्यार भरा नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम व सहृदय प्रणाम। तारानिता मैडम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मैं मेरे पास्ट में चला गया कि क्या क्या मेरे हाथों से हुआ है। अ, हमारा जीवन बहुत क्षणभंगुर है। इसमें हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको दुख नहीं देना चाहिए, और जितना हो सके उतना हम उनका भला करना चाहिए। ये बुद्ध की शिकवण है, और उसी तरह से हर एक व्यक्ति ने वो मार्गक्रमण करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तारानिता मैडम ने एक्चुअली वो मेरी मिसेस की फ्रेंड है, बिकॉज दोनों भी डेंटल सर्जन है, और उसी बहाने हमारी जान पहचान हो गई है और काफी सालों से हम जुड़े हुए हैं। तारानिता मैडम ने पोस्टर जो बनाया, बहुत बढ़िया पोस्टर बनाया है। नाक के आगे ऐसे उसने ये एंट्री एंट्री पॉइंट पे वो ये चित्र बनाया है। तो उसका नाक से अपना कोरोना वायरस अंदर जाता है, तो वायरस वहां से आ रहा है, और उन्होंने गले के उधर बड़ा क्रॉस दिखाया है, यानी वायरस को बोला है कि आगे नीचे जाना नहीं है। कान एकदम शांत रखे हैं और मुंह भी बंद रखा है, यानी इसके बाद डॉक्टर आयरे जो भी बोलेगा वो आपको अच्छी तरह से सुनना है और बीच में कुछ बोलना नहीं है। तीसरी बात जो है, आईज का जो पोजीशन उन्होंने दिया है वो शांत दीर्घगंभीर ऐसे आईज का पोजीशन वो चित्र में उन्होंने दिया है। वो बताते हैं कि आपको शांति से ये सब सुनना है। पहला मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश में, यानी पढ़ाई का जो सब टॉपिक है वो सब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में लेक्चर देना है ऐसा मुझे लगा। तो प्रेजेंटेशन सब मैंने उसी इसमें किया। फिर ऐसे मैडम से बात किया तो मैडम बोला नहीं नहीं सर, आपको हिंदी में बोलना है। अभी जब हिंदी में बोलना है तो काफी मुसीबतें चालू हो गई। इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम मिस्टेक्स करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ पाएगी ऐसे भाषा में मैं इसका उपयोग करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको जातक कथा में या बुद्ध की ओर थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ लेक्चर शुरू करने के पहले। आप सबने जयमंगल अट्टगाथा पढ़ी होगी। उसमें तीसरे गाथा में एक विशेष वर्णन आया है कि नालागिरी हत्ती को देवदत्त और अजातशत्रु ने शराब पिला के क्रोधित करा के बुद्ध को मारने के लिए भेजते हैं। सामने से क्रोधित हाथी तोड़फोड़ करते करते हुए दौड़ते दौड़ते बुद्ध की ओर आता है, लेकिन बुद्ध स्वयं शांत रह के उसके सामने जाते हैं। बुद्ध की करुणा में तेजस्वी रूप देख के और शांति देख के हाथी शांत हो जाता है और उनकी शरण में आता है। ये देख के सब लोग, विशेषता उनके शत्रु देवदत्त और अजात शत्रु, हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने उनका जो प्रयत्न था देवदत्त बुद्ध जी को मारने का, वो असफल हो गया। यह स्टोरी बताने का मतलब है कि इतना अजस्र क्रोधित प्राणी को देखते हुए भी बुद्ध शांत रहे और उस पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। तो ये कथा का सार लेके ही मैं आगे आपको आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्रोधित हत्ती है, तोड़फोड़ करने वाला हत्ती है, अनकंट्रोल्ड हत्ती है, ये हत्ती यानी कि हम इसको कोरोना का रूप देते हैं। तो समझो ये कोरोना यानी कि ये हत्ती है, जैसा उसने कितना नुकसान किया सबको मालूम है, काफी जानलेवा बीमारी है, वायरस है, तो इसे हम कोरोना कहेंगे। और बुद्ध ने इतनी शांति से उसको सामोरे गए, बिना डरे हुए उसको सामोरे गए, और उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बुद्ध की जगह हम, बुद्ध ने कैसा किया वो हम अगर करेंगे तो हम इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये आपको स्टोरी बताने का प्रयास किया है। जब भी मन कमजोर होता है, हम डर जाते हैं, तो हमारी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और कोई भी बीमारी हमें जल्दी ही पकड़ लेती है।
आपने बहुत सारे टाइम फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि शायद इसलिए कहते हैं जो डर गया वो मर गया। मेरे ख्याल से वो सही है। तो हमें डरना नहीं है, हमें स्ट्रांग माइंडेड रहना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे मन से जुड़े होते हैं, शरीर से जुड़े होते हैं। तो मन हमारा उस पर कंट्रोल करता है, इसलिए हमारा मन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना हम उससे अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। हमारे बदन पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगसेस। इसमें कई फायदेमंद होते हैं और कई नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी अपनी प्रतिकार शक्ति किसी वजह से कम हो जाती है तो ये जंतु हमें हम पर हमला बोल देते हैं। आज इसी प्रकार एक प्रकार का जीव जंतु, यानी कि फंगस, जिसे म्यूकर कहते हैं, और वो अपने शरीर पे बीमारी पैदा करता है, उसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। म्यूकर माइकोसिस दिखने में काला रंग का रहता है, इसलिए कॉमनली पेपर में जब भी आप पढ़ते हैं या जहां भी पढ़ते हैं तो उसे दूसरा नाम यानी ब्लैक फंगस कहते हैं। डिसीज कॉज्ड बाय फंगस इज कॉल्ड माइकोसिस। यानी जो डिसीज तो फंगस के वजह से होते हैं उसको माइकोसिस कहते हैं। म्यूकर कॉज म्यूकर माइकोसिस, यानी जो जिसके बारे में हम कहने वाले हैं वो म्यूकर नाम के फंगस है, और इसे कॉमनली ब्लैक फंगस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन इट्स ग्रोथ, इट्स कलर, इट अपीयर्स। तो ये फंगस जब भी बॉडी में घुसती है तो एक कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी एक वो अटैक करके बॉडी पे वो सब लोग साथ में फटाफट फटाफट बढ़ जाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। और एक कॉलोनी का जो कलर रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। ये म्यूकर माइकोसिस जो कहते हैं। कई फंगस का कॉलोनी का कलर व्हाइट रहता है, कई फंगस का कॉलोनी का कलर ग्रे कलर का रहता है, कई येलो कलर के रहते हैं। और रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले टीवी में मैंने सुना कि कोई मध्य प्रदेश में एक लंग्स का पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था, लंग्स के पेशेंट को। उसके उनको जो फंगस मिली उनका कलर ग्रीन था। तो ये फंगस के अलग अलग कलर होते हैं। महत्व की बात यह है कि किसी को भी ये फंगस हो गया तो ये कॉन्टेजिनस नहीं होती, यानी उसकी आपको होने वाली नहीं है। तो आपको इसमें डरना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये जो फंगसेस रहती है यूजुअली ये पानी में रहती है, डैम वेदर में रहती है, सॉइल मिट्टी में रहती है, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेब्रिस यानी कचरा या गटर, गंदगी, ऐसे चीजों पे ये फंगस फास्ट बढ़ती है या वहां रहती है। ये फंगस हवा में आती है और हमारे नाक में से अपने शरीर में प्रवेश करती है। अभी ये फंगस में एक मैंने पहला कहा है थोड़ा कि अपॉर्चुनिटिक फंगस इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, यानी जैसे मैंने बोला कि हमारी पूरी बॉडी पे बहुत सारे जीव जंतु है। हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही वो भी अपने साथ में रह रहे हैं। जब भी हमारी बॉडी में कुछ कम जास्ती होता है, यानी हम वीक हो जाते हैं, प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, फाइटिंग पावर, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो ये हमारे बॉडी पे हमला बोल देते हैं। और इनको हमारी भाषा में कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो उसी तरह से ये इन्फेक्शन होता है। अभी ये फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, ये फंगस का स्पेशलिटी ये है कि जो भी हमने अभी तक 12वीं तक पढ़े है कि सेल गोल रहता है, ऐसा शेप रहता है, तो इसका जो शेप है, इसको काफी सारे ब्रांचेस रहती है, इसको सेप्टे बोलते हैं। यानी झाड़ की जैसी डालियां अलग अलग रहती है वैसे इस सेल को डालियां रहती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है। और ये ब्रांचेस जब इस सेल में जाते हैं तो सेल में जाने के बाद उसको ब्लॉक कर देती है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक करती है, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक करने के बाद आगे सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अभी टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, यानी फंगस से जो डिसीजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के डिसीजेस होते हैं। इन शॉर्ट में मैं सब बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया आए। तो पहला है राइनो सेरेब्रल। राइनो इसका मतलब होता है नोज, और सेरेब्रल इसका मतलब होता है ब्रेन। तो जो फंगस नाक में से जाके आंख में जाती है, आंख में से फिर ब्रेन में जाती है, तो ये कैटेगरी है, उसको बोलते हैं राइनो सेरेब्रल। दूसरी कैटेगरी है पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी फेफड़ा, अपने फेफड़े की बीमारी। तो ये नाक में से जाके, गले में से जाके छाती में बैठ जाती है, फेफड़े में बैठ जाती है, और वो बीमारी पैदा करती है, तो उसको
पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तीसरा है डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड मीन्स हर जगह पहुंच जाती है बॉडी में, जहां 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 हर जगह ब्लड के थ्रू हर जगह पहुंचते हैं, उसको डिसेमिनेटेड कहते हैं। चौथा है क्यूटेनस एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। क्यूटेनस मतलब स्किन, स्किन के ऊपर, और सॉफ्ट टिश्यू यानी नरम, बॉडी की जो नरम पार्ट है उस पे आ जाती है, तो इसे क्यूटेनस बोलते हैं, यानी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर एक फंगस पहुंच जाती है। पांचवा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यानी अन्न पचन संस्था। हम जो खाना खाते हैं मुंह से वो पेट में जाता है, तो ये जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें वो आ जाते हैं और वहां इंफेक्शन पैदा करते हैं। तो ये हो गया पांचवा प्रकार। फिर छठवा प्रकार है, थोड़ी से अलग तरीके के रहते हैं जो हमारे इसमें समझ में नहीं आते। और सातवां, अभी जो रिसेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड यानी जिसको भी कोविड की बीमारी हो गई, ऐसे पेशेंट्स में ये म्यूकोरमाइकोसिस सडनली ऊपर आ गई है। अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस नहीं था ऐसा नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस था, होता था, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम था। लेकिन ये वायरस जिसको जिसको हुआ है, ये वायरस में अपने ये पेशेंट्स लोगों को ये जल्दी से पकड़ रही है और ये ऊपर आ रही है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि वायरस में हमारी बॉडी का प्रतिकार शक्ति पे हमला होता है। ये जो वायरस है, कोविड वायरस, ये प्रतिकार शक्ति पे हमला करता है और हमारी प्रतिकार शक्ति पूरी जीरो तक ला देता है। और इसके लिए जो ड्रग्स है, वो ड्रग्स भी बहुत काफी स्ट्रांग ड्रग्स है, और ये स्ट्रांग ड्रग्स होने के कारण ये ड्रग्स भी अपनी इम्यूनिटी साइड इफेक्ट करके इम्यूनिटी पे हमला बोल देते हैं। तो दोनों बाजू से हर आदमी की फाइटिंग पावर कम हो जाती है, और ये म्यूकोरमाइकोसिस इतनी तेजी से, पावरफुल, जोर से अपने कंट्री में बढ़ रही है। वो ड्रग्स जो है वो कॉमनली नाम आपने सुना होगा, वो कोई कोविड में देते हैं, टोसिलीजुमैब, रेमडेसिविर, स्टीरॉइड्स, ये सब ड्रग्स एक्यूट इम्यूनिटी, हमारी जो फाइटिंग पावर है उसको हमला करते हैं और उसको कम करवाते हैं। तो वो कम करने के बाद अपने सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। जैसे आपने हम लोग छोटे थे, या बहुत सारे ने एक एक्सपीरियंस लिया होगा कि पहले गोवर कांजिना बोलते हैं, मिजल्स, वो बहुत आती थी, देवी आती थी हमारे बचपन में, वो बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते थे चेहरे पे। तो ये देवी और ये जो सब चीजें है, ये वायरसेस है, और ये वायरसेस जब भी बॉडी में आ जाते हैं, वो इतने स्ट्रांग रहते हैं कि तुम्हारी फाइटिंग पावर पूरी सुला देते हैं। और उसके बाद आदमी का जो रिकवरी पीरियड रहता है, उस टाइम भी आदमी को बहुत सारे डिसीजेस, जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटिक फंगसेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो बॉडी में एंट्री करते हैं और उसी टाइप से भी आदमी बीमार पड़ता है। अभी रिस्क फैक्टर्स, अब रिस्क फैक्टर्स, जस्ट मिनट, रिस्क फैक्टर्स यानी कौन सी चीज डिसीज को फेवरेबल है, या कौन से आदमी को ये हो सकता है। तो उसमें पहला कॉमनेस्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अनकंट्रोल यानी जिसकी शुगर 400, 500, 600 ऐसी होती है, जिसको इंसुलिन इंजेक्शन पे, जो पेशेंट इंसुलिन इंजेक्शन पे, क्योंकि हम पहले डाइट बोलते हैं, डाइट से कंट्रोल करो, डाइट से शुगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर हम उसको टैबलेट्स देते हैं, टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है, फिर हमको इंसुलिन इंजेक्शन चालू करते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शन पे चालू किया, इसका मतलब उसका शुगर बहुत हाई है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने की। तो ऐसे जो पेशेंट है, जो पूरा ध्यान नहीं देते बॉडी पे, बराबर दवा नहीं लेते हैं, तो इनका डायबिटीज में शुगर बहुत बढ़ जाती है। और आपको पता ही है कि जब भी आप थक जाते हैं, थोड़ा सा आप ग्लूकोज का पाउडर पीते हैं, तो आपको बहुत फ्रेश लगता है। ग्लूकोज यानी एनर्जी, और एनर्जी ये हमको ग्लूकोज से आती है। और ये जो ग्लूकोज है, डायबिटीज वालों की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से जास्ती रहती है, काफी होती है। इसलिए हर प्राणी की वो ग्लूकोज आवश्यकता है, ये वायरसेस, बैक्टीरिया, इनकी भी आवश्यकता ग्लूकोज होती है। और ये ग्लूकोज होने के कारण वो अटैक जब भी करते हैं तभी उनको बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है, तो उनकी कॉलोनी फास्ट बढ़ती है, उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ती है। इसलिए जिसका डायबिटीज अनकंट्रोल है, ये लोग ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स। बहुत सारे बॉडी में डिसीजेस होते हैं जिसके लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं उसको, कॉमनली हम लोग बोलते हैं स्टीरॉइड्स।
बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि अरे तुमको स्टीरॉइड दे दिया फिर तुम्हारा लीवर खराब हो गया, तुम्हारा किडनी खराब हो गया, ये होगा वो हो गया, डरा देते। ऐसा नहीं होता है। स्टीरॉइड से लाइफ सेविंग ड्रग है। स्टीरॉइड देंगे तो तुम जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम मर सकते हैं। जब भी आदमी मरने के लेवल पे आता है, एनाफिलेक्टिक शॉक आता है, कोई ड्रग्स की रिएक्शन हो जाती है, तो पहला इंजेक्शन हम स्टीरॉइड का देता है और स्टीरॉइड देने के बाद आदमी जिंदा हो जाता है, बच जाता है। तो ऐसे वो स्टीरॉइड्स है। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बिना डॉक्टर के यूज से हम लेते हैं, या हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है जो जल्दी ठीक नहीं होते, स्किन डिसीजेस रहते हैं अपने, वाद यानी रोमेटोइड आर्थराइटिस वगैरह ऐसे जॉइंट्स के डिसीज रहते हैं, वो जल्दी कंट्रोल में नहीं आते। उनकी जो सूजन है वो कम करने के लिए हमको ये सिस्टेमिक स्टीरॉइड देने पड़ते हैं। तो ये स्टीरॉइड्स देने के बाद उनकी भी फाइटिंग पावर जो है, इम्यूनिटी पावर है, वो कम होती है। और वो कम होते हैं तो ऐसे लोग ये प्रोन हो जाते हैं, यानी इनको भी ये डिसीज म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना दाट होती है। फिर फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है पोस्ट कोविड स्टेटस, यानी कोई किसी को भी कोविड हो गया, जो मैंने पहले ही बताया कि वो कोविड में उनका बॉडी रेजिस्टेंस कम हो गया, तो उनको भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होती है। फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो यानी सेल्फ, इम्यून मीन्स प्रतिकार शक्ति, डिसीजेस इसके वजह से डिसीज पैदा होना। यानी आप मेरे सामने आए हैं तो आप शत्रु है तो मैं आपको अटैक करूंगा, ये मेरी बॉडी की आइडेंटिटी है, या मेरे ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग है। लेकिन हमारे बॉडी में कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, और जो शत्रु बाहर से आते हैं वो शत्रु होते हैं, लेकिन बॉडी में के ही जो सेल्स है, बॉडी में के ही कोई जर्म्स है, बॉडी में के ही कोई फ्लूइड्स है, इसको ही हमारी बॉडी जो फाइटिंग पावर है वो शत्रु समझ बैठती है और उस पर अटैक कर देती है। और ऐसा जो डिसीज होता है इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। ये किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, ब्लड का प्रॉब्लम, एलर्जीज डिसऑर्डर, ये सब ऑटो इम्यून डिसीज से होती है। उसके बाद वेरियस मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी यानी कैंसर, हर तरीके का कैंसर। अगेन बोला, कैंसर कैंसर हुआ है यानी आपकी बॉडी की स्टेटस में प्रॉब्लम है, तो जिसको भी कैंसर है वो आदमी भी ये बीमारी को उन्हें भी बीमारी हो सकती है। फिर लो बर्थ वेट, यानी जो बच्चा पैदा होते हैं, लगभग अपने को 2.5 केजी 2 केजी से 4 केजी तक हमारा इंडिया का रेट है बच्चे का वेट का। तो कई कई बच्चे 1.5 किलो के, 1 किलो के भी पैदा होते हैं, बच जाते हैं, ये भी बच्चे होते हैं। तो ये पैदा से बर्थ, लो वेट बर्थ होता है, तो ये आगे जाके इनकी इम्यूनिटी में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये बच्चे भी ये डिसीज के लिए प्रोन होते हैं। फिर हमें कुछ जला हुआ जख्म हो जाता है, काम करते हैं तो कट हो जाता है, फिर ऑपरेशन कुछ किया है तो उसकी ऊन रहती है, तो ये ओपन ऊन से या ओपन बर्न से, ये कट से, इसमें से भी ये फंगस अंदर एंट्री मारती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती होती है। अभी पैथोलॉजी ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, पैथोलॉजी यानी ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये फंगस बॉडी में जाती है और अगर और आगे क्या होता है। ये बेसिकली एंजियो इन्वेजन करती है। एंजियो इन्वेजन, एंजियो इसका मतलब होता है वेसल, वो ब्लड वेसल जो है अपनी, बहुत सारी ब्लड वेसल है उसमें ये पहले अटैक करती है। और ये वो ब्लड वेसल के जो सेल रहते हैं वो सेल में एंटर करती है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको ब्रांचेस रहते हैं, इसको सर्कुलर सेल नहीं रहता, ये ब्रांचेस रहते हैं। तो ये ब्रांचेस वो सेल में अटक जाते हैं। जैसे ये ब्रांचेस सेल में अटक जाते हैं वो वेसल ब्लॉक हो जाती है, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस यानी कुछ तो भी चीज वो पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ थ्रोम्बोसिस हो गया, यहाँ से वेसल आ रहा है, उसको हमने फंगस अंदर घुसी, उसने ब्लॉक कर दिया, तो आगे ब्लड नहीं जाता है। जैसा नल में गन चढ़ गया, नल ब्लॉक हो गया, तो आप कितना भी हर का मोटर लगाओ, आगे पानी नहीं आता है। उसी तरह हमारी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। और जब भी ब्लड वेसल ब्लॉक होगी तो जो डिस्टेंस पार्ट है, आगे का पार्ट है, उसमें ब्लड नहीं पहुंचता है। और जैसा ब्लड नहीं पहुंचता है उसका कलर बदलना चालू होता है। हम हर एक आदमी हमेशा, आपको पिंक दिखेगा, आप सब जब देखोगे पिंक पिंक हो जाते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो हमारा कलर डार्क होता है, ब्लू ब्लू होने लगता है। तो ये ब्लड एक्टिवेशन का साइन है। तो ब्लॉक होने के कारण ब्लड वहां पहुंचता नहीं, ब्लड नहीं पहुंचता तो उसके वजह से उधर सूजन आ जाता है, फिर उसका कलर चेंज होता है। और फाइनली ज्यादा देर तक अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो वो ब्लैक हो जाता है।
यानी डेड हो जाता है। तो डेड टिश्यू इज अगेन, ये सब प्राणी, ये जो जीव जंतु है इनके लिए बहुत अच्छा खाना रहता है और उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन होता है और आगे जाके वो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी जैसा ये ब्लड वेसल्स बंद होती है तो मसल को प्रॉब्लम होता है, स्नायु को प्रॉब्लम होता है, जो भी ऑर्गन्स है उसको प्रॉब्लम होता है, यानी सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो ये बोन्स की जो ब्लड वेसल है उसमें अगर जाए तो बोन को, हड्डी हड्डी को तुम्हारे ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो हड्डी आपकी हड्डी की पावर है, जो कठोरता रहती है हड्डी में वो कम हो जाती है, हड्डी पोरस बन जाती है और उसको सूजन आ जाती है, उसको ऑस्टियाइटिस कहते हैं। तो इसी तरह इसका बॉडी में ये चालू होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन हम उसको कैसा ढूंढे, ये बॉडी में गई है हम उसको कैसा ढूंढे, तो 3-4 तरीके होते हैं। पहला हम स्वैब लेते हैं। स्वैब यानी जैसा अपने कॉटन बड कान क्लीन करने के लिए ये ईयरबड बोलते हैं, कॉटन बड बोलते हैं, उसी तरह के स्टराइल कॉटन बड रहते हैं। वो कॉटन बड से जिस एरिया में यानी नाक में फंगस गया ऐसा लगता है तो वो एरिया में वो घुमा के वो पैक बंद बॉटल में, स्टराइल बॉटल में हम वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास या हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो उसमें स्टडी करते हैं और उसमें वो कौन से प्रकार का जर्म्स है वो हमें बताते हैं। दूसरा है पस। वो जहां भी पस फॉर्मेशन होता है वो पस में से भी वो ऐसे हम घुमा के उसका पस ये लेते हैं और वो सैंपल करके भेजते हैं। तीसरा है ये पस नहीं है तो हम टिश्यू स्क्रैपिंग्स लेते हैं। टिश्यू स्क्रैपिंग्स मीन्स वो जहां भी वो कुछ जख्म है, जहां भी कुछ है तो उसमें ये छोटे छोटे स्केल्स नीडल से ऐसे थोड़ा स्क्रैप करके उसके टुकड़े निकालते हैं और वो टुकड़े तपास के लिए भेजते हैं। और ये करने के बाद हम फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है या हमें कोई भी काला कलर का पीस दिखाई देता है, यानी माउथ में किधर काला ब्लैक पीस तैयार हो गया, आंख में हो गया, गाल में हो गया, चेहरे पे हो गया, तो ये जो काला पार्ट है तो इसका मतलब है नेक्रोसिस हो रहा है। माउथ में हो गया तो ये नेक्रोसिस हो रहा है, तो उससे हम थोड़ा टुकड़ा तपास के लिए निकालते हैं, उसको हम बायोप्सी करते हैं। तो ये बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी को भेज के उसमें हमको पता पड़ता है कि कौन से प्रकार का उसमें जीव जंतु का एंट्री है। फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ब्रेन नजदीक है, आईज नजदीक है, नोज माउथ नजदीक है और ईयर नजदीक है। तो ये सब एंट्रेंस ब्रेन के लिए, ब्रेन के बेस में ही है। तो यहाँ से कहाँ से भी डिसीज अंदर जाएगा तो वो अगर हम ध्यान नहीं देंगे और आप इतने वीक है तो ये सीधा ब्रेन में जाता है और एक बार ब्रेन में गया तो पेशेंट को भी तकलीफ है और डॉक्टर को भी तकलीफ होती है, यानी आपका मृत्यु निश्चित होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ये कहाँ तक फंगस पहुंचा है ये देखने के लिए हमें सीटी स्कैन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रहता है, रेडियोलॉजिकल लोग करते हैं, वो एक्सटेंट ऑफ अ डिसीज देखने के लिए हम करते हैं। अभी बायोप्सी में क्या दिखता है, तो ये टिश्यू जो है वो टिश्यू में आपको ये हाइफे हाइफे यानी सेप्टे यानी वो ब्रांचेस डाली, वो डिसीज की या फंगस की ब्रांचेस अपने को दिखती है और दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट कि इन्हें ये म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है। अभी इसका सिम्टम्स एंड साइंस, सिम्टम्स यानी क्या क्या होता है और साइंस यानी क्या क्या मालूम पड़ता है। ये म्यूकोरमाइकोसिस बहुत डेंजरस डिसीज है। ये 3 दिन से, फर्स्ट डे से 3 दिन, 3 दिन से 6 दिन एकदम फास्ट बढ़ता है और जैसे दिन ऊपर चढ़ेंगे उतना आपका जान के लिए बहुत खतरा होता है। तो आपको बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है, इस पे लापरवाही नहीं चलती है, जितना हो सके उतना जल्दी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो अभी क्या सिम्टम्स होते हैं यानी क्या आपको दिखाई देता है, तो प्रॉपरली अपना ना ईएनटी का है तो ईएनटी से मैं शुरू करूं। मैं सब बताने वाला हूं ताकि आपको कोई झिझक ना हो कि बाकी कैसा होता है तो और वो कहाँ पहुंचेंगे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पहला राइनोरिया प्रोड्यूस करते हैं। राइनोरिया मतलब होता है, राइनो मीन्स नोज, रिया मीन्स फ्लो, तो नाक से पानी आना चालू होता है। जैसे कॉमन चीज है, हमारे नाक में कुछ गया तो हमको छींके आ जाती है, 2-4 3-4 छींके आती है। उससे भी कुछ नाक में गया वो नहीं आता है तो नाक से फिर पानी चालू हो जाता है। तो ये बॉडी की प्रतिकार शक्ति है, बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। हमने उल्टा सीधा खा लिया है तो हमको लूज मोशंस होते हैं, यानी बॉडी की ये प्रतिकार शक्ति है कि जो अंदर पॉइजन गया है उसको
लूज टूल से, संडास के माध्यम से उसको बॉडी बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। वैसा ही इसमें है, तो नाक में गया है, फॉरेन बॉडी है, तो रिएक्शन होती है, तो उसको निकालने की बॉडी कोशिश करते हैं। फिर वो, मैंने बोला, वो अंदर जाता है और कॉलोनी फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े ऐसे घर बना लेते हैं। तो कॉलोनी फॉर्म करते उसे जगह बड़ी हो जाती है, फिर वेसल को सूजन आ जाते हैं और नाक में ब्लॉकिंग चालू हो जाता है। पेशेंट को नाक से ब्रीथ लेने को तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को हेडेक शुरू हो जाता है। फिर ये इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन अंदर गया, फिर बॉडी मैकेनिज्म फीवर होता है। अभी फीवर क्यों आता है? फीवर इसलिए आता है कि जो भी आपके बॉडी में जर्म्स गए हैं उन पे हमारे ब्लड सेल्स रहते हैं, लिम्फोसाइट्स रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, उनकी फाइटिंग होती है और ये फाइटिंग में हीट पैदा होती है। तो ये हीट पैदा होने से हमको फीवर आता है। तो नॉर्मली तुमको फीवर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी फाइट कर रही है। लेकिन वो अगर 101, 102, 103 हो रहा है, इसका मतलब वो अपने बॉडी पे उल्टा असर कर रहा है, तो तभी हमको रुकना है, उसके लिए हमको दवा देना है। जैसे 2-3 जुलाब हुए तो ठीक है, लेकिन 6-7 जुलाब हो गए तो हमको ट्रीटमेंट लेनी है। नाक से बह रहा है एक दिन बाद, दूसरे दिन बाद तो ठीक है, लेकिन तीसरे दिन बहने लगा तो आपको बॉडी को पीड़ा होती है, तो आपको दवा लेनी। तो उसी सेम तरीके से हमको ये फीवर चालू हो जाता है। फिर फेशियल पेन एंड स्वेलिंग, यानी ये यहाँ साइनस रहते हैं, इसे मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। यहाँ रहते हैं उसको फ्रंटल साइनस करते हैं। नाक और आंख के बीच में 2 साइनस रहते हैं, उसको इथमॉइड साइनस, और आंख, दोनों आंख के एकदम पीछे स्फिनॉइड साइनस, ऐसे हवा की कैविटीज रहती है। ये सब नाक से कनेक्टेड रहते हैं और उसके बराबर ऊपर अपना पूरा ब्रेन बैठा हुआ रहता है। तो इसमें ये सब जम्स जाके बैठते हैं। तो वो जब भी उधर जाके बैठते हैं तो मैंने बोला वो स्वेलिंग पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, तो उसका अपने को स्वेलिंग होने से आपको पेन चालू हो जाता है। तो पेशेंट को हाफ साइडेड पेन, एक चेहरे पे सूजन आ जाएगा, या पेशेंट को पेन होना चालू हो जाएगा। फिर जैसा सूजन आ जाएगा तो यही आंख नजदीक है, आंख में चले जाते हैं तो आंख पे सूजन, तो आंख ऐसा बड़ा हो जाता है। तो आंख बड़ा हो जाता है, फिर जैसा आंख बड़ा होता है तो उसकी नस कमजोर हो जाती है, नर्व कमजोर हो जाता है, फिर दिखने में कम दिखने में आता है, और 2-3 दिन के अंदर ही आपकी विजन चली जाती है, यानी ये डिसीज फास्ट प्रोग्रेसिव है। फिर उसके बाजू में जो नर्व्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आंख में क्यों बता रहे हैं नर्व्स? क्योंकि हम चेक कर सकते हैं, तो हम हमारी आंख की मूवमेंट इधर करते हैं, उसका अलग नर्व रहता है। ये आंख इधर घूमता है, उसका अलग नर्व होता है। ऊपर घूमता है, अलग नर्व, नीचे घूमता है, अलग नर्व, ये बाजू घुमाते, ये बाजू घुमाते, ये बाजू घुमाते। तो ये आई बॉल हमारा ऐसा रोटेट होता है, तो वो आई बॉल हमारा रोटेट नहीं होता है। इसका मतलब दूसरे भी नर्व्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सीरियस साइन है। उसके बाद हमारे इसमें वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है वो एरिया में, और चेहरे पे आपको काले काले धब्बे, काले काले दाग, कोई पार्ट ऐसा काला दिखता है, आंख के नीचे ज्यादा काला दिखता है, या पैलेट यानी ऊपर का जो तालू है, तालू के ऊपर हमारा तालू पिंक रहता है, यानी उसमें ब्लड है चालू है, तो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक ऐसे बड़े स्पॉट आ जाते हैं और उसमें फिर खड्डे हो जाते हैं, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, और ये सबसे डेंजर चीज है। इसके बाद यही बीमारी ब्रेन में पहुंचती है। जैसी बीमारी ब्रेन में पहुंचती है तो हमारा मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाता है, यानी हमारी सोच समझने की, बात करने की शक्ति बदल जाती है, हम कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। जैसा हमको, मैंने बोला कि फीवर सर्टन काइंड के ऊपर गया तो जो फीवर का सेंटर है उसका कंट्रोल चला जाता है, और आदमी या ज्यादा करके बच्चे लोग इतना ज्यादा फीवर में कुछ भी बड़बड़ाते हैं, और जैसा फीवर कम हो जाएगा, आप पूछते हैं अरे बेटा क्या हुआ था, तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो उसको याद नहीं रहता है, क्योंकि ये फीवर ज्यादा होने से बॉडी पे इफेक्ट आता है। उसी तरह ये बीमारी ब्रेन में जाने की वजह से मेंटल स्टेटस जो है, वो आदमी का मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाता है, और फाइनली डेथ हो जाती है। उसके बाद ये हो गया नाक से लेके ब्रेन तक, ये आज का अपना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब भी ये लंग्स में जाता है, नाक से लिया, मुंह से गया, लंग्स में गया, हवा की पाइप से अंदर गया लंग्स में, तो हमें कफ चालू होता है, बहुत खांसी आती है। अगेन मैंने बोला कि कोई फॉरेन बॉडी बाहर जाती है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे बॉडी उसको निकालने की कोशिश, तो हमको बहुत कफ आता है।
फिर बहुत कफ होने से हमको चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, छाती में बहुत दर्द चालू हो जाता है। फिर उसको लंग्स को सूजन आ जाती है, तो हमको जितनी चाहिए उतनी हवा अंदर नहीं जाती है, इसलिए हमें ब्रेथलेसनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। हवा हवा वगैरह रहती है लेकिन फिर भी हवा अंदर नहीं जा रही है, ऐसे मालूम होता है। तो इसका मतलब हमें समझना है कि ये तुम्हारा फेफड़ा इन एक डिसीज में इन्वॉल्व हो गया, फेफड़े की बीमारी हो गई है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वोमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन यानी पचन संस्था, मुंह से लेके जो बताया आपको पेट तक जाती है, ये सब पचन संस्था। इसमें जब ये वो जाता है डिसीज, तो आपको उल्टी जैसा ख्याल आता है, या बहुत सारी उल्टियां होती है, और बहुत सारी उल्टी होने के बाद किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, ब्लड स्टेन वोमिटिंग हो जाता है। तो ये तुम्हारा पचन संस्था को जब ये बीमारी अटैक करती है तो ऐसा होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रह गया ऊपर के हिस्से से, कि तुम्हारा माउथ में दांत है, यहाँ डेंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो दांत है, सडनली तुम्हारे दांत में बहुत पेन चालू हो जाता है, दांत लूज हो जाता है और गिर जाते हैं। और ये जो हिरडिया है, उनको बहुत गम्स है, उनको बहुत सूजन आ जाती है, और कभी कभी वो ब्लैकनिंग चालू हो जाता है। ब्लैकनिंग चालू हो गया, इसका मतलब नेक्रोसिस यानी ब्लड सप्लाई कम हो गया है, तो ये आपके लिए डेंजरस साइन है, तुरंत आपको डेंटिस्ट से मिलना है। फिर यही बीमारी स्किन पे जाती है। जब स्किन पे जाती है तो आपको बॉडी फोल्ड्स में यानी आर्म्स में, आर्म पिट्स में या पेरिनियल रीजन में आपको डार्क डार्क स्पॉट दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे। बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। तो ये डैम वेदर की वजह से होता है, आपको पसीना आता है, हेयर्स रहते हैं अंदर, हमने उसका अच्छी सफाई नहीं किया, तो वो डैम वेदर अंदर रहने से फंगस बढ़ जाती है। ज्यादा करके बारिश में फंगस बहुत आती है, और ये ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं। तो ये हो गया स्किन का इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद हम आते हैं, मेन पार्ट है वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या करनी है? अभी इसमें ट्रीटमेंट लाइन है, दो तरीके की ट्रीटमेंट लाइन है। एक ट्रीटमेंट लाइन है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो कॉमनेस्ट है, सब जगह की जाती है और इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ट्रीटमेंट लाइन है सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ऑपरेशन करके वो पार्ट को निकालना है। तो मेडिकल लाइन में ट्रीटमेंट में फिजिशियन का बहुत रोल रहता है, और ये सब सारे पेशेंट बहुत सीरियस रहते हैं और इनको इमरजेंसी आईसीसीयू में ही रखना पड़ता है। तो हम सब लोगों ने ये ध्यान में देना है कि डॉक्टर जो भी बोलता है कि ये सीरियस पेशेंट है, उसको आईसीसीयू में भर्ती करना चाहिए, तो हम लोग वहाँ डॉक्टर से बहुत ये करते हैं कि नहीं नहीं, सादे वार्ड में करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट आईसीसीयू में होती है, इसको बहुत मॉनिटरिंग लगती है। अभी इसमें आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि एम्फोटेरिसिन बी नाम का दवाई दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट दवा है, और ये दवा जो है यही म्यूकोरमाइकोसिस पे काम आती है। लगभग 99% वो म्यूकोरमाइकोसिस के अगेंस्ट काम करती है, यानी ये बीमारी कंट्रोल करने का ये हमारे पास रामबाण उपाय है। ये ड्रग्स आईवी देते हैं, यानी नस के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, और इसको 4, 5, 6 डेज तक हम दे सकते हैं। लेकिन ये ड्रग्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी में होती है। किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है, इसका साइड इफेक्ट किडनी को अफेक्ट करना है, और बहुत सारे लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी उसका यूरिन बंद हो जाता है, या किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, किडनी के सारे विकार होते हैं। तो इसलिए ये ड्रग्स कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर या कोई भी खुद उठ के चलो, या पेशेंट लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, नेट में पढ़ते हैं, अरे एम्फोटेरिसिन ऐसे देते हैं, आजू बाजू में नर्स देते, बुलाते, दे देते। तो ऐसे नहीं करना है, ये जानलेवा है। इसको आपको डॉक्टर के पास ही इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये है एम्फोटेरिसिन बी। इसके साथ में अभी नए ड्रग्स है थोड़े, पोसाकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल, वेरिकोनाजोल, असाओकोनाजोल, एसेट्रा। ये सारे ड्रग्स है, ये फिजिशियन लोग देते हैं, और ये आप सबको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बता के रखता हूँ कि ऐसे सारे ड्रग्स देने पड़ते हैं। फिर मैंने बोला ये सबका जड़ है तुम्हारा अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज कीटोसिस, तो वो हमको वो कंट्रोल करना है। तुम्हारा इम्यून स्टेटस वो आपको कंट्रोल करना है, और हमें बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करना है, यानी पानी की मात्रा हमें बॉडी में अच्छी तरह से मेंटेन करना है।
तो यहाँ होगा सब फिजिशियंस का रोल। फिजिशियंस ये जगह काम करते हैं। अभी जब भी मैंने बोला कि अभी दांत लूज हो गए, माउथ में बहुत स्वेलिंग आ गया, वहां से पस आना चालू हो गया, तो सर्जिकल लाइन ट्रीटमेंट आ जाती है। तो वहां डेंटिस्ट का काम आ जाता है या ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम आता है। फिर ये माउथ में या पैलेट में काला हो गया, नाक में अल्सर्स हो गए, काला हो गया, आंख बाहर आ गया, तो यहाँ ईएनटी सर्जन और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, और ये थोड़ा ब्रेन में जाता है इसलिए ब्रेन सर्जन, ये सब पूरी टीम 4 जनों की टीम यहाँ लगती है। और ये टीम उसी हिसाब से इसका ऑपरेशन करते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं सर्जिकल डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट इसका मतलब पूरा सफा करने का, नीचे से लेके जितना पॉसिबल है उतना सब सफा करने का। कॉमन एग्जांपल देता हूँ, गटर बहता है तो बास नहीं आता है, लेकिन गटर अटक जाता है तो बहुत दुर्गंधी पहनती है, बहुत दुर्गंधी पहुंचती है। तो क्या करते हैं गटर साफ करने वाले, पूरा गटर साफ करते हैं। अभी जब ये सब गटर साफ करते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे का गटर का जो बेस लाइन है वो सब खराब हो चुकी है, तो वो बेस लाइन तक सब पूरा निकालना पड़ता है। तो उसी तरह हमारे ये सब जो कचरा है अंदर का डेढ़, वो सब निकालना पड़ता है। बड़े ऑपरेशन रहते हैं, घंटों ऑपरेशन रहते हैं, रिस्की ऑपरेशन रहते हैं, 100% रिस्क रहती है। और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क डॉक्टर लोगों को होती है, क्योंकि हम लोग कोरोना बॉम्ब पे बैठे रहते हैं, कभी बॉम्ब फूटेगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेके हम लोग काम करते हैं। लोगों को इसका अंदाजा नहीं आता है कि हम कितना काम करते हैं। वो व्हाट्सएप में कुछ भी भेजते हैं, यहाँ वहाँ के मैसेज भेजते हैं, और लोग डॉक्टरों से झगड़ा करते हैं, और बहुत सारी आजकल डॉक्टरों पे हाथ उठाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रॉब्लम कर दिए जाते हैं। कोई भी डॉक्टर को नहीं लगता है कि मेरा पेशेंट मरना चाहिए, हर डॉक्टर अपनी जान लगा देता है। मैंने अभी बोला कि डॉक्टर कोरोना बॉम्ब पे बैठा है और आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसको मदद करनी चाहिए, उसको आपको गाली नहीं देना चाहिए, मारहान नहीं करना चाहिए। तो ये सब पब्लिक को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टरों से सहयोग करो। जो डॉक्टर बोलता है, अभी दूसरी भी बात एक है कि ये बीमारी अभी अभी आई है, तो अभी अभी आई है तो कैसा भी है, क्या होता है, आगे क्या होने वाला है, डॉक्टर की भी मालूम नहीं है। अगर डॉक्टर को मालूम है तो कोई भी डॉक्टर मरता नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है ना वो मर सकता है। तो मर सकता है तो मर सकता है, डॉक्टर होने दो या आप होने दो, महाराज होने दो, जो भी मरने वाला है वो मरने ही वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम आपको सपोर्ट, आप लोग हमें सपोर्ट करो। हम कोशिश करते हैं, आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये मेरी डॉक्टर सब दर्शकों को विनंती है कि कोई भी डॉक्टर को तकलीफ ना देवे, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए, मेरे जैसा एक डॉक्टर पढ़ने के लिए कम से कम 25 साल लगते हैं। हमारे इंडिया इंडिया में रफली महाराष्ट्र में अभी डॉक्टर्स का प्रमाण है, एक डॉक्टर को 1500 पेशेंट, इतना प्रमाण है। मेरे इतना डॉक्टर बनाने के लिए आपको 25 साल पढ़ना पड़ेगा, यानी 25 साल, मेरा एक डॉक्टर मर गया तो 25 साल हमको रुकना है। और ये 1500 पेशेंट जाएंगे किधर, क्योंकि दूसरे के पास भी 1500 पेशेंट है, और वो अकेला डॉक्टर 1500 पेशेंट के पास नहीं जा सकता है। इसलिए हमें परिचारिका, डॉक्टर्स, वार्ड वाइज, इनकी सबकी जरूरत होती है। हम आपसे जैसे ये लोग बोलते हैं, बहुत सारे मैंने कमेंट सुने हैं, पेशेंट के रिलेटिव बोलते हैं हमको पीपीई किट दो, हम खड़े रहेंगे और हमारे पेशेंट को हम देखेंगे। अरे भाई, वो पीपीई किट ऐसी इतनी मुसीबत की बात होती है कि जब एक बार डाला तो आप पेशाब भी नहीं कर सकते, तो टॉयलेट को भी नहीं जा सकते, आपको इतना पसीना फूटता है, आपको सांस लेने की दिक्कत होती है। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन तो वो डाल ही नहीं सकते, और ये व्हाट्सएप पे कुछ भी भेजते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आती है कि किडनी निकाल दी, ऐसा किया वैसा किया। ये कोई भजिया तलने का काम नहीं है या कुछ मार्केट में गए और बकरे का किडनी उठा के लाए, वैसा नहीं होता है। किडनियां किसी का भी किसी को दे नहीं सकते हैं, उसकी बहुत सारी प्रोसीजर रहती है, इतनी आसान बात नहीं होती, और कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। अभी रही बात ऐसी है, हमारे हाथ के 5 बोट है, 5 बोट में जब एक हो जाते हैं तो पावर है,
तो कोई तो भी एक गद्दार निकलता है। तो वो सब बिजनेस में, वकील होने दो, डॉक्टर होने दो, कोई भी होने दो, या इंजीनियर होने दो, तो कहाँ तो भी थोड़ी बहुत बदमाशी चलती है। तो वो हमको उससे दूर रहना, वही हम कर सकते हैं, या उसको हमको समझाना, वही हम कर सकते हैं। ये सब हो गया, ये थोड़ा अवान्तर है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। लास्ट में टिप्स, नॉट टू फॉरगेट, इंपॉर्टेंट थिंग, क्या करना है आपको। आपको डू नॉट पैनिक। मैंने बोला बुद्ध ने जैसा उसको शांति से मार्ग हैंडल किया, हम शांत हो गए, हमको सोचना है हमको क्या करना है। तो हमको पैनिक नहीं होना है, आप डरना नहीं है, आप मरेंगे नहीं। जब तक आपकी विल पावर है आपको कुछ नहीं होगा, आप विल पावर स्ट्रांग रखो। तो डू नॉट पैनिक। दूसरा, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। हमको बार बार हमारे हाथ साबुन से साफ करना है। जब भी आप बाहर से जाके आएंगे तो आपको साबुन से हाथ धोने हैं, ताकि जर्म्स का फैलाव नहीं होए। फिर यूज फेस मास्क। फेस मास्क लगानी है। लोग मुंह पे रखते हैं, नाक खुला रखते हैं। मैंने अभी भी बोला कि ये जो डिसीज की एंट्री है वो नाक से होती है, तो बहुत सारे लोगों का नाक ही खुला रहता है। तो हो गई एंट्री, क्या फायदा वो फेस मास्क का। तो हमको वो अच्छी तरह से फेस ढकना है। फिर कीप सेफ फिजिकल डिस्टेंस। एक दूसरे से थोड़ा हमको डिस्टेंस रखना चाहिए। हम कहाँ भी जाते हैं तो एक दरवाजा रहता है, हमारे 10 लोग वो दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कॉमन सेंस यूज नहीं करता है कि हमको लाइन में खड़ा है और एक के बाद ऐसे जाना है, तो इससे आपका ही भला है। तो अननेसेसरी गर्दी, अननेसेसरी जमाव आपको कम करना है। फिर ईट गुड हाइजीनिक फूड। अच्छा फूड, घर का फूड खाओ, बाहर का फूड नहीं खाओ। जितना हो सके घर का फूड खाओ। मम्मी ने बनाया है, बहन ने बनाया है, बीवी ने बनाया है, प्यार से बनाया है, आपके दोस्त ने बनाया है, उसका स्वाद लो, उनको भी स्वाद दो। बहुत अच्छी चीज है। तो घर का फूड खाओ, आप हेल्दी रहेंगे। फिर जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो इमीडिएट आपके फैमिली फिजिशियन को आप दिखाना है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। और अगर कुछ आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगता है तो तुरंत आप कोई भी ईएनटी सर्जन को, या आंख के सर्जन को, या डेंटिस्ट को, जो पार्ट इन्वॉल्व हो गया ऐसा आपको लगता है, उसी तरह से आपको डॉक्टर के पास जाना है। फेफड़े का बीमारी हो गया है तो फिजिशियन के पास जाना है। आपको पाचन संस्था का होगा तो फिजिशियन के पास जाना है। स्किन का प्रॉब्लम होगा तो स्किन के पास जाना है। तो वो वैरायटीज डॉक्टर है, आपको जो जल्दी मिले, जिसके पास आप जा सकते हैं, उनको आप जाके दिखाना है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट है, गेट वैक्सीनेटेड कंपल्सरीली। तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है, जितनी हो सके उतनी लेनी है। हमारी आबादी बहुत सारी है, 135 करोड़। कभी तुम्हारा नंबर लगेगा मालूम नहीं है, लेकिन मिलती है तो ले लो। कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसा मिलेगा वैसा आपको वो लेना है। तो इसी तरह आपको थोड़ा सा मैंने नॉलेज दिया है। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर में मैंने पर्पसली वो हमारे ऑपरेशंस के, या डिसीज कैसा दिखता है, जैसे अभी बहुत सारे जगह पोस्टर लगाए हैं, आंख लाल हो गया है, एक आंख बड़ा हो गया है, इतने सारे डरावने पोस्टर्स लगाए हैं। तो ऐसा हो गया तो तुरंत जाना है। अरे भाई, वो थोड़ा सा कुछ भी हो गया है तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको किसी को कोई भी स्लाइड नहीं दिखाई। वर्बली यानी बात करने से मैंने कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से और सरल भाषा में बताया है। आपको काफी समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर मुकुलदास साहिरे सर। बहुत अच्छी तरह से आपने म्यूकोमाइकोसिस कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत और जाने के बाद क्या लक्षणें दिखती है और हमें क्या ख्याल रखना है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। इवन हम लोग डॉक्टर लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से वो पता चला है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने उदाहरण भी बहुत अच्छी तरह से दिया है कि जिससे हमें समझ में आ जाए
और मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से ये सुना। और जो शुरू में डॉक्टर अहिरे सर ने बोले कि पोस्टर बहुत अच्छा बनाया कि जिनके वजह से वो बहुत इम्प्रेस हो गए। तो ये मैं अपनी त्रिरत्न कोरोना रिलीफ टीम की जो वर्किंग टीम है, उन्होंने ये पोस्टर अच्छा बनाया है, तो उनको हमारे डॉक्टर टीम से शुक्रिया अदा करती हूँ कि डॉक्टर अहिरे सर को वो पोस्टर बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी उस पोस्टर में। तो भाइयों और बहनों कि मैं जैसे अ, मालूमात करके मैं भी एक रिफ्रेश हो गई हूँ, तो आपको भी डॉक्टर अहिरे सर के इस लेक्चर से आपको कुछ मालूमात हो गई है। और अगर कुछ सवाल रहेगा आपका, तो बिना संकोच किए जो भी आपका सवाल है, आप खुद को अपना मीन्स आपको अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल पूछिए। उस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर गोकुलदास अहिरे एवर रेडी मीन्स आपका सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे देंगे। तो मैं आपको श्रोतेगण को गुजारिश करती हूँ कि आप सवाल पूछिए। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप नाम डाल सकते हैं। तो हमारे मीन्स सपोर्ट करने वाले आदरणीय धम्मचारी तेजी धम्म जी हैं, वो आपको अनम्यूट करेंगे। अभी इस समय कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है, और आपकी बात हो गई तो फिर आप अनम्यूट करिए। हाँ, स्वाति थूल Yes. सवाल करना चाहती है। हेलो, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये सिर्फ कोरोना जिनको हुआ है उन्हीं को हो सकता है? आपका सवाल सुनने को नहीं आया, मेरा जोर से क्वेश्चन, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जिनको मतलब कोरोना हुआ है उन्हीं को म्यूकर माइकोसिस हो सकता है? म्यूकोरमाइकोसिस किसी को भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि कोरोना हुआ है उसको उसको ही हो सकता है। लेकिन कोरोना की वजह से, जैसा मैंने बोला, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती थी, वो लोगों को होने की संभावना दाट है। और अभी जो भी केसेस हुए हैं वो बहुत सारे जिसको कोरोना हो चुका है उनको हुए हैं। थैंक यू। हेलो, हेलो। हाँ, तो ये इम्यूनिटी कम होने से किसी भी आम इंसान को हो सकता है क्या? हाँ, सब डिसीजेज जो भी होते हैं वो इम्यूनिटी कम होने से ही होते हैं ना। जिसको भी कोई भी बीमारी होती है तो वो इम्यूनिटी कम होने से ही होती है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ज्यादा सवाल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की है। सही सही, आपकी प्रेजेंटेशन से समझ में आया सर कि आपने बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली आपने समझाया है। तो शायद नहीं रहेगा, लेकिन तो भी अगर आपको किसी की भी बारे में पूछना है, तो आपको ये संधि क्या बोलते हैं, अवसर का आप लाभ लीजिए और पूछ सकते हैं। बाद में भी नहीं आपको रहे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी आप फोन करके आप पूछ सकते हैं, आपको अगर पूछना है तो बता सकते हैं। नमस्कार, मुझे पूछना है एक प्रश्न डॉक्टर। हाँ, बोलिए। हाँ, जो ये बीमारी है ये फैलने से होती है क्या? मीन्स एक दूसरे से? नहीं नहीं, एक दूसरे को नहीं होती है, ये नहीं फैलती है, नॉन कॉन्टेजियस, एक दूसरे को नहीं होती है। तो इसलिए मैंने अच्छा बोला आपको डरना नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हेलो डॉक्टर, हेलो। जय भी। मुझे ये पूछना था कि कोरोना होने के बाद में जब इम्यूनिटी पावर कम होती है तो उनको टीबी जैसे भी ये होते हैं क्या? टीबी भी हो सकता है क्या?
हाँ, यानी कि टीबी गले के बाजू में थोड़ा गांठ जैसा, और आगे चेस्ट में भी थोड़ा सा ऐसा गांठ जैसा। अभी ये जो गांठें आती है हमारा नाक मुंह से जो भी जर्म्स अंदर जाते हैं बॉडी में, उसको पकड़ने के लिए हमारे नेक में ये बाजू में गांठें आ जाते हैं। हम उसको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ यानी गार्ड, इसको हम गार्ड बोलते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन खाने से पीने से कोई भी जर्म्स अंदर जाएंगे तो उनको पहले ये गांठी इधर गले में जो टॉन्सिल्स बोलते हैं जो अंदर रहते हैं वो लाल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ गांठें आ जाती है। तो एक्यूट इन्फेक्शन कोई भी रहेगा तो उसके वजह से गांठें रहती है। तो ये कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को बहुत होते हैं क्योंकि बच्चे लोग बाहर का इधर उधर का खाते रहते हैं। दूसरा, आपके एज में ये गांठ अगर थोड़े दिन के लिए छोटी सी है तो डरने की कोई बात नहीं। अगर ये गांठ बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप गले की गांठ बोली और फिर इधर छाती की बोली, तो फीमेल्स में छाती में अगर गांठ है तो ब्रेस्ट में गांठ है तो वो अलग तरीके की गांठ हो सकती है। तो आपको वो ब्रेस्ट का जो सर्जन रहता है उनको दिखाना जरूरी है। कोरोना से ही हुआ होगा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नहीं, कोरोना के बाद जब टेस्ट हुआ उनका तो हाँ। तभी उनके ख्याल में आया कि इधर इधर गांठ है, और उनका वो बायो पास बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी करके हाँ। अंदर नली डाल के वो लेते हैं। तो एक हाँ। बार उनका वैसा हुआ है, और हाँ। डॉक्टर ने फिर उनके थूकी का नमूना भी चेक करने के लिए दिया है। हाँ। अभी उनका रिपोर्ट नहीं आया अभी तक, लेकिन हाँ, वो तो जो गांठी बोल रही ना मैं, तो वो बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, तो वो जो गांठी है वो टीबी की वजह से हो सकती है। अच्छा। और दो प्रकार का टीबी रहता है। कॉमन टीबी रहता है जो लंग्स में यानी फेफड़े से आ जाता है, फेफड़े में आ हाँ। जाता है। तो उसमें हम खांसी करेंगे या हमारी जो थूकी है वो चेक करते हैं, वो फेफड़े में टीबी के जर्म्स है कि नहीं वो देखने के लिए। और दूसरा जो रहता है वो जो गांठी आती है बाजू में, वो शरीर में आ जाता है। उसमें वो गांठी है तो वो गांठी को हमको निकालना पड़ता है, उसको ओपन बायोप्सी बोलते हैं। वो बायोप्सी करके उसमें फिर वो हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करके उसमें जर्म्स है कि नहीं वो मालूम पड़ता है। वो टीबी के है तो टीबी की ट्रीटमेंट चालू करके वो 100% ठीक होते हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है। अच्छा, तो उनका वो टीबी का ट्रीटमेंट उन्होंने चालू किया। हर दिन में उनको 4 गोली लेना पड़ता है, और उनको बोला है कि फिर से एक बार वो बायोप्सी हो जाएगा उनका, पाइप डाल के देखने का। हाँ। तो फिर से करना पड़ता है क्या 2-2 बार? नहीं नहीं, उनको कुछ कंफर्मेशन करना रहेगा, पहला रिपोर्ट क्या है और ये गोलियां देने के बाद उसका बीमारी कम हुआ कि नहीं वो देखने के लिए बायोप्सी अच्छा। वापस दूरबीन से देखना जरूरी है। अच्छा, तो वो मौसी 50, उनका एज है 54, और हाँ, उनको 4 गोली हर दिन देते हैं। फिर वो बराबर। भी अभी थोड़े वजन भी उनका कम हुआ था, 55 था तो हाँ। 50 तक आया था। तो हाँ। अभी गोली उनको छूट हो रही है, अच्छी हो रही है, वो खा रहे हाँ। गोलियां। हाँ, तो गोली खाने के बाद आपका वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब गोली की एक्शन हो रही है। उनको भूख लग गई, इसका मतलब गोली बराबर काम कर रही है और सही मात्रा में गोली चल रही है, तो उनको इम्प्रूवमेंट होगा। भूख लगना चालू हो जाएगा, वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, ये अच्छा सही नहीं। अगर वजन बढ़ता नहीं है या उनको हाँ। भूख नहीं लगती है या उनको थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, तो इसका मतलब बीमारी बढ़ रही, तो आपको वापस डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर, Thank you. थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो सर। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उनमें जो डायबिटिक पेशेंट है तो नॉर्मल अगर है उनकी शुगर या और कुछ डिसीज है उसके साथ वो दवाई जो ले रहे हैं तो वो लेते हुए वैक्सीनेशन करवाएं या कुछ उसके लिए कुछ स्टॉप करना पड़ेगा कुछ समय के लिए नहीं नहीं, अपनी दवाइयाँ। दवाई आपको कोई भी दवाई स्टॉप नहीं करनी है। आपको वैक्सीनेशन लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं वैक्सीनेशन। तो अभी कौन से विशेष प्रकार की बीमारी है, जैसे मैंने बोला ऑटो इम्यून डिसीजेज रहते हैं, उसमें वो स्टेरॉइड्स बहुत दिन के चालू रहते हैं
और वो पेशेंट्स में हमारी इम्यूनिटी कम करने के भी ड्रग्स रहते हैं। तो ये ड्रग्स अगर पेशेंट लेता है तो ऐसे पेशेंट को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है कि हम इंजेक्शन लेवे या नहीं लेवे, तो वो आपको बताएंगे। ओके क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उसमें हम वायरस का लोड देंगे, जो भी ये वैक्सीन देते हैं, तो वो लोड देने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपकी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है आपके, जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। वो पूछते हैं तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल वैसा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, इंजेक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मतलब नॉर्मल हो अगर तो टैबलेट वगैरह है तो वो डायबिटीज की वो तो लेके मतलब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं ना? हाँ, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। खाली आपको उधर जाएंगे तो आपको पता नहीं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो शायद आपकी उसी तरह टाइम पे शुगर चेक करते हैं पहला कितना है, जी और वो शुगर जी चेक जी करके फिर वो आपको बताएंगे कि ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऐसा। जी। थैंक यू सर। थैंक यू।